नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश को $2 अरब की मदद का ऐलान। 54 नदियों के जल बंटवारे पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया समेत विपक्षी नेताओं से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री। भूमि बिल पर जेपीसी की राय मानेगी सरकार। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विकास से नहीं होगा कोई समझौता। बिहार में चुनावी तालमेल की कोशिशें तेज। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को भेजा बिहार। जेडीयू आरजेडी की आज दिल्ली में बैठक। मुंबई में 22 मंजिला इमारत में आग, 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। और सफारोवा को हराकर सेरेना विलियम्स ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। पुरुष एकल का फाइनल आज। जोकोविच वावरिंका के बीच होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ढाका में रामकृष्ण मिशन भी गए। बांग्लादेश में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आजादी में मदद के लिए आज बांग्लादेश सम्मानित भी करेगा। वाजपेयी की तरफ से यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रहण करेंगे। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद से भी मिलेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की कई राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इनमें विपक्ष के नेता रोशन इरशाद, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और वाम दलों के नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कारोबारी जगत की शीर्ष हस्तियों से भी मिलने वाले हैं। ढाका में नरेंद्र मोदी एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। और भारत और बांग्लादेश ने मानव तस्करी रोकने समेत 22 समझौते किए हैं। भारत ने बांग्लादेश को $2 बिलियन की मदद का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच शिखर वार्ता के बाद इन करारों पर सहमति बनी। बांग्लादेश ने दोहराया कि वो आतंकवादी संगठनों पर पहले की तरह कार्रवाई करता रहेगा। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तार से बात की। दोनों देशों ने 22 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों देश मानव तस्करी रोकने और जाली मुद्रा पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ने ढांचागत परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को पूरी मदद देने का ऐलान किया। We are pleased to extend another line of credit of $2 billion to support infrastructure and other development activities in Bangladesh. बांग्लादेश में विशेष आर्थिक जोन बनाने के लिए सहमति पत्र पर दस्तखत भी हुए। इसका मकसद बढ़ते व्यापार घाटे को रोकना है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम बांग्लादेश में कारोबार शुरू करेगा। Do believe that a trade balance would be restored substantially if Indian investments were enabled to a greater degree, as this would spark off greater export-led growth. It is for us reassuring to note that Indian companies have shown great interest in Bangladeshi growth sectors like textiles, leather goods, pharmaceuticals, auto components, shipbuilding, marine food processing, etc. दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों ने 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर भी सहमति जताई। সীমান্ত শান্তিপূর্ণ রাখা এবং এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা বিষয়ে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে জিরো টলারেंस नीतिर विषय আমরা प्रतिज्ञाबद्ध। इस दौरान दोनों देशों में साझा रूप से बहने वाली 54 नदियों के जल बंटवारे पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि तीस्ता और फेनी नदियों के जल बंटवारे का जल्द ही समाधान निकलेगा। दोनों देश सड़क, रेल, नदी और समुद्र के जरिए भी संपर्क बढ़ाएंगे। इसके तहत कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी के बीच 2 बस सेवाएं भी शुरू की गयी। सिलहट और खुलना में भारतीय दूतावास खोले जाएंगे। बांग्लादेश भी गुवाहाटी में अपना दूतावास शुरू करेगा। ढाका से आरफा खानम शेरवानी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा समझौते से जुड़े दस्तावेजों की अदला बदली के साथ ही 41 साल पुराने सीमा विवाद का भी पटाक्षेप हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्तों में मजबूती के लिहाज से इसे ऐतिहासिक करार दिया है। दस्तावेजों के इस अदला बदली के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल से लंबित पड़ा भूमि सीमा समझौता अब जमीनी हकीकत बन गया है। इसके साथ ही पहचान के संकट से जूझ रहे 162 एन्क्लेवों में रह रहे लोगों को भी राहत मिलेगी। इस समझौते के तहत भारत के 111 गलियारे अब बांग्लादेश में शामिल होंगे। इस अदला बदली से भारत का नक्शा बदल जाएगा। समझौते के मुताबिक भारत का 17,000 एकड़ क्षेत्र बांग्लादेश को मिलेगा, वहीं भारत को 7,000 एकड़ जमीन मिलेगी। Approval of land boundary agreement reflects the consensus in India on relation with Bangladesh. We accepted the settlement of the maritime boundary last year. It is evidence of the maturity of our ties and our shared commitment to international rules. लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसके माने 3-4 हिस्से हैं। एक तो डिमार्केशन की प्रॉब्लम है, एक जो एन्क्लेव्स जो है उसमें जो लोग होते हैं तो उनकी गिनती, उनकी चॉइस की प्रॉब्लम है। तो इस पे लोग अभी कुछ और काम है, कुछ और बातचीत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने भूमि सीमा समझौते से जुड़े दस्तावेजों की अदला बदली की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि बांग्लादेश की संसद ने भूमि सीमा समझौते को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जबकि भारतीय संसद ने बजट सत्र के दौरान इसे मंजूर किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को अमली जामा पहनाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नई ऊंचाइयां छुएंगे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन 2 बस सर्विसेज की शुरुआत की गई है, जो भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों को ढाका के जरिए जोड़ेंगे, इसको भी कम ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। अब अगला बड़ा मुद्दा जो एक चुनौती के तौर पर उभरेगा वो है तीस्ता के पानी का बंटवारा, जो जाहिर तौर पर बांग्लादेश के लोगों के लिए एक जज्बाती मुद्दा भी रहा है। ढाका से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। और ढाका से आरफा खानम शेरवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आरफा, हमने कल देखा एक बहुत ऐतिहासिक दिन था, चाहे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो या बाकी जो चाहे बसेस को जो हरी झंडी दी गई है, उस लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन जरूर है। लेकिन आज क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा और रैप अप करते हुए क्या कुछ कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री की कि इस पूरे यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए, ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जाए? जी आज के दिन भी काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहेगा कि आज कल्चरल और जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बिल्कुल ढाकेश्वरी मंदिर होकर आए हैं, वहां पूजा अर्चना करके आए हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ढाका के इस मंदिर में गए हैं, ढाकेश्वरी मंदिर में गए हैं और कहीं न कहीं एक तरह से जो यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी एक तरह का अश्योरेंस, हालांकि कोई बयान कभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जो इंटॉलरेंस है, असहनशीलता है, कहीं न कहीं बढ़ती नजर आई है पिछले दिनों में, जिस तरह से ब्लॉगर्स की हत्याएं हुई है। तो अल्पसंख्यक समुदाय में जो एक तरह से सुरक्षा की जो भावना है उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि ढाकेश्वरी मंदिर के बाद वो रामकृष्ण मिशन भी गए, वहां पर मंत्रों का उच्चारण उन्होंने तमाम संतों के साथ किया। आप जानते होंगे कि रामकृष्ण मिशन जो है उनसे पुराना नाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि एक वक्त में खुद मॉन्क बनना चाहते थे, खुद संत बनना चाहते थे मंथ के पीएम मोदी, जो उस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो कहीं ना कहीं जो इसके अलावा फिर जो मुलाकात होनी है भारत से जुड़े हुए लोगों के साथ, वो भी मुलाकात आज 29 जो है रिप्रेजेंटेटिव है अल्पसंख्यक समुदाय की, जिसमें क्रिश्चियन व बुद्धिस्ट हिंदू तीनों शामिल हैं। उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसको भी बड़े नजदीकी से देखा जा रहा है इसमें। हालांकि और जो मुलाकात होनी है इसके अलावा ढाका यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनका एक स्टाइल है विदेश नीति में, वो ये है कि जहां भी जिस देश में जाते हैं वहां भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। इस बार भी ये मुलाकात होगी, लेकिन थोड़ा सा लो की अफेयर इसे कहा जा सकता है, उतना ज्यादा
मेडिसिन स्क्वायर के स्तर पर नहीं होगा ये। यहाँ इसके अलावा की जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा सिविल सोसाइटी जो है उसके लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो साफ तौर पर देखा जाए तो आज का पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं कल्चरल सिविलाइजेशनल रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेगा। और एक बहुत 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें जिन पर हमें ध्यान रखना है दिन भर माफ कीजिएगा, उसमें ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान कर रही है बांग्लादेश सरकार। उनको फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश अवार्ड दिया जा रहा है और वो इस वजह से क्योंकि 1971 में जब जनसंघ के नेता हुआ करते थे वाजपेयी साहब, उस वक्त उन्होंने बांग्लादेश बनने का समर्थन किया था। और आप जानते हैं कि कितना सेंटिमेंटल ये मुद्दा है बांग्लादेश की सरकार के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। तो इस वजह से उनको ऑनर किया जा रहा है। उनका ये सम्मान जो है वो पीएम मोदी लेंगे। और इस सम्मान को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हासिल करेंगे उनकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मूल उद्देश्य से सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भूमि विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की सामूहिक राय पर विचार किया जाएगा। मुंबई में उन्होंने कहा कि नया विधेयक अभी संसद की संयुक्त समिति के सामने है और सरकार चाहती है कि विधेयक पारित हो। नायडू ने कहा कि सरकार सुझावों को मानने के लिए भी तैयार है। इस बीच शनिवार को किसान प्रतिनिधियों ने जेपीसी के चेयरमैन एसएस अहलूवालिया से दिल्ली में मुलाकात की और अपनी चिंताओं को सामने रखा। संयुक्त समिति को मॉनसून सत्र में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। We are committed. We want the land acquisition bill to be passed, but we are ready to have suggestions from, if there is a collective wisdom, the committee says something, the government will consider it without compromising on the basic purpose of the Land Acquisition Act. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जूट किसानों की अनदेखी के लिए केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों की नीतियों की वजह से जूट उद्योग दम तोड़ रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र पर विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। कहते भैया हमारी जूट किसानों का दर्द बांटने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने हुगली में जूट किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर राहुल गांधी ने जूट किसानों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। अपनी आंखों से मैं देखने गया कि जो हमारे जूट के वर्कर्स हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है। ये बात हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। कोलकाता में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की एनडीए और सूबे की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए की नीतियां गरीबों और किसानों की विरोधी हैं। हमने कहा कि जरूर उद्योग बनने चाहिए, फैक्ट्रियां बननी चाहिए, मगर अगर फैक्ट्री बने तो जिसकी जमीन है उसको भी फायदा होना चाहिए। यह नहीं कि फैक्ट्री बन जाए और जिसकी जमीन है वो देखता रह जाए और उसे ना नौकरी मिले और ना अपनी जमीन का फायदा। तो हमने बिल में 3 चीजें लिखी। राहुल गांधी ने तीसरी बार भूमि अध्यादेश लाने के लिए भी एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर वाम मोर्चे की पिछली सरकारों की तरह बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने बिहार पर चर्चा के लिए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पटना भेजा है। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आजाद को राज्य के पार्टी नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीते दिनों सोनिया गांधी ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी से मुलाकात की थी। बिहार कांग्रेस के नेताओं का एक समूह नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने के पक्ष में है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। इसके लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राजधानी में मिलने वाले हैं। इसके अलावा इन नेताओं की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात होनी है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू और आरजेडी के बीच मामला फंसा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए शरद यादव ने शुक्रवार को पटना में आरजेडी के नेताओं से मुलाकात की थी। आरजेडी चाहती है कि सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर हो, लेकिन जेडीयू 2010 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
जिंदगी जीने का अपना एक अलग अंदाज। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं, ऐसी स्त्रियां मेरे जीवन में आई हैं, मेरे जीवन में खुद ऐसा हुआ है। एक कलम जो आवाज बनी औरत की। मैं अपने साथ बेईमानी नहीं कर पाती, मैं जो लिख रही हूँ वो आपके सामने है। मिलिए शख्सियत में मशहूर व मारूफ लेखिका मैत्री पुष्पा से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। देश की कुछ और खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। पूर्व सैन्य कर्मियों ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। इन सैन्य कर्मियों ने वन रैंक वन पेंशन योजना के लागू नहीं होने पर 14 जून से आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इन पूर्व सैन्य कर्मियों की आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से भी शनिवार को मुलाकात हुई, जो बेनतीजा रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर इन पूर्व सैन्य कर्मियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इन सैन्य कर्मियों ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ने अगर इस योजना को लागू करने की तारीख नहीं बताई तो वो 14 जून से आंदोलन पर चले जाएंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से शनिवार को हुई उनकी मुलाकात में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। टाइम का भी कोई लिमिटेशन होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं हो सकता। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि ये एक डेट फिक्स की जाए, ये टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए कि कब ये अनाउंसमेंट होने वाला है। 14 तारीख से सिंबोलिज्म करेंगे ताकि प्रेशर बना रहे, ताकि सरकार को लगे कि हम भूल नहीं गए मुद्दे को, हम इसको भूलने नहीं देंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वन रैंक वन पेंशन के मामले पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले मोदी जी गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, सब जगह गए, कहते हैं भैया हमारी सरकार आएगी तो वन रैंक वन पेंशन एकदम हो जाएगा। 1 साल हो गया, आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें वन रैंक वन पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। हालांकि बीजेपी ने सैन्य कर्मियों को भरोसा दिया है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सरकार इसे लागू करने पर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे के ऊपर सरकार पूर्णतः गंभीर है और इस विषय के ऊपर कुछ जो तकनीकी पक्ष हैं उनका समाधान करके सरकार इस विषय को लागू करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा चुनाव अभियान से लेकर बीते हफ्ते की गई मन की बात में भी इन पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन योजना को जल्द लागू करने का भरोसा देते रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है। दरअसल वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान पद से रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन में व्याप्त भारी असमानता को खत्म करके उसे एक समान स्तर पर लाने की मांग हो रही है। ये मांग दशकों पुरानी है और संसद की समिति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके पक्ष में फैसला सुना चुका है। पिछले साल फरवरी में आम चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया था और मौजूदा एनडीए सरकार ने बजट में इसके लिए राशि भी आवंटित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। कुपवाड़ा जिले में सीमा पार से एक पखवाड़े में घुसपैठ की यह तीसरी कोशिश थी। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में सेना को घुसपैठ की खबर मिली। सेना ने इलाके की घेराबंदी करके मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। एलओसी के करीब और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इसको देखते हुए इलाके में तलाशी अभियान जारी है। That took place last night at 10:30. This was almost on the line of control in the area of Tutmari Gali, and as far as the reports, 3 terrorists have been eliminated, and along with them their weapon, which includes AK-47, underbarrel grenade launcher,
and a whole lot of other war-like stores. They have all been recovered. The search is currently in progress. पिछले 2 हफ्ते में एलओसी पर घुसपैठ की ये तीसरी नाकाम कोशिश है। आतंकवादियों ने 25 मई को कश्मीर घाटी के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान 3 जवान शहीद हुए थे और 2 आतंकी मारे गए थे। इस सप्ताह के शुरू में इसी इलाके में घुसपैठ की एक और कोशिश हुई थी, जिसमें 4 आतंकी और 1 नागरिक की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनआईए ने मणिपुर में 4 जून को हुए उग्रवादी हमले की जांच का काम शुरू कर दिया है। उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए सेना और असम राइफल्स का अभियान जारी है। इस बीच सेना ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों की मौत के इस मामले में खुफिया चूक से इनकार किया है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों के शवों को शनिवार को इम्फाल लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उग्रवादियों के हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे और 11 घायल हो गए थे। मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सेना के अधिकारियों ने इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। Unfortunate incident, and also this is cowardly act. म्यांमार सीमा के नजदीक हुए हमले के बाद सेना और असम राइफल्स ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने भी इस हमले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच सेना ने खुफिया चूक से इनकार किया है। मैं जब सुनता हूं कि 18 ऐसे लोग मरे हैं और एम्बुश में मरे हैं, ये नहीं कि गोलीबारी में मरे हैं, एक एम्बुश से मरे हैं, ये बहुत गलत एक सिग्नल है कि आर्मी वहां पे प्रिपेयर्डनेस को कुछ थोड़ा कैजुअल उन्होंने किया है या लीडरशिप ने इसको इतना महत्व नहीं दिया है। You cannot call it a failure of intelligence. A lot of intelligence inputs are available. Intelligence inputs are available, and based on these intelligence inputs, we keep acting and reacting in various places. So you'll see a number of incidents have not happened because intelligence inputs keep coming every day. गौरतलब है कि इम्फाल से करीब 80 किलोमीटर दूर चंदेल जिले में 4 जून की सुबह करीब 8 बजे ये हमला उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गश्त पर थे। हमले के बाद पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन NSCN खापलांगुट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। भारी हथियारों से हुए हमले के मद्देनजर कुछ और संगठनों के भी हमले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुंबई के पवई क्षेत्र में चांदीवली में शनिवार शाम को एक 22 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। लेक होम नाम की इस इमारत की 14वीं मंजिल पर धुआं उठा और देखते ही देखते आग की लपटों ने 15वीं मंजिल को चपेट में ले लिया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। देर शाम हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई के चांदीवली इलाके में शनिवार शाम 5:30 बजे 22 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 16 से 17 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया हुआ है। वो कहाँ पे लेके गए हैं? वो अभी हम लोगों का जो रिसोर्स है बाहर का बैकअप है, वो सब हॉस्पिटल में जाके चेक कर रहे हैं। इस दौरान लोगों की जान बचाने की कोशिश में एक नौजवान तौसीफ को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जब ये हादसा हुआ तो वो वहाँ से जस्ट गुजर रहा था, उसने देखा कि आग लगी हुई है। उसका कुछ काम नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि मैं जाकर कुछ शायद किसी की मदद कर सकता हूँ, इसलिए वो वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने 14th फ्लोर तक गया, वो ऊपर 2 बार वो ऊपर से नीचे आया, 4 से 5 लोगों की जान बचाई। 3rd बार वो वापस चला गया लिफ्ट से, और लिफ्ट में अंदर लिफ्ट में फंस के मेरे ख्याल से उसके घुटन की वजह से जान चली गई। आग में फंसे लोगों को बचाने में फायर ब्रिगेड दल का एक अधिकारी भी जख्मी हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, लेकिन आग लगने की असली वजह की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ की बीसीसीआई में भूमिका पर असमंजस की स्थिति साफ हो गई है। द्रविड़ भारतीय ए टीम और अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच बनने को तैयार हो गए हैं। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने बताया कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की सदस्यता वाली सलाहकार समिति में इस बात पर सहमति बनी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना 8वीं वरीयता वाले स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका से होगा। शनिवार को हुए सेमीफाइनल में जोकोविच ने सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 से हराया। वहीं वावरिंका शुक्रवार को हुए सेमीफाइनल में फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 6-3, 6-7, 7-6,
6-4 से हराकर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। जोकोविच 5 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार विंबलडन और 1 बार यूएस ओपन खिताब जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन खिताब अब भी उनकी झोली में नहीं आया है। ऐसे में जोकोविच आज इस कमी को पूरा करना चाहेंगे। और अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चेक खिलाड़ी लूसी सफारोवा को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही सेरेना ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन पर कब्जा किया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में टॉप सीड सेरेना ने सफारोवा को 6-3, 6-7, 6-2 से मात दी। सफारोवा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने पहले और दूसरे सेट में काफी संघर्ष भी किया, लेकिन आखिरकार सेरेना विलियम्स का अनुभव तीसरे सेट में उन पर भारी पड़ा। इस जीत के साथ ही सेरेना विलियम्स दुनिया की तीसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 20 या उससे ज्यादा बड़े एकल खिताब जीते हैं। This is definitely probably one of my, I probably topped for my most difficult time to win, but it also makes me feel good that I was able to be fit and be able to win the event. I can't believe I won, but it's cool. भारत के पी कश्यप ने इंडोनेशियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए हैं। कल हुए सेमीफाइनल में उन्हें 8वीं वरीयता प्राप्त जापान के केंटो मोमोटा ने 3 गेम तक चले मुकाबले में 12-21, 21-17, 21-19 से हरा दिया। इस हार के साथ ही कश्यप का फिर किसी सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है। मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, कथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्मदिन है। अब्बास साहब को देश के बड़े लेखकों में शुमार किया जाता है। अब्बास साहब ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। आइए याद करते हैं अब्बास साहब को। सिनेमा की ताकत का एहसास कराने की क्षमता, रचनात्मकता और मजबूत इरादों वाली शख्सियत का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। अब्बास साहब ने गुलामी के दौर में हिंदी सिनेमा को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इस वक्त दुनिया के हर मुल्क का इम्तिहान। 1936 में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के प्रचारक के तौर पर फिल्म जगत में कदम रखा। बाद में उन्होंने नया संसार फिल्म की कहानी लिखी। 1963 में उन्होंने फिल्म शहर और सपना के जरिए फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले लोगों की समस्याओं को पर्दे पर उतारा। अमान पाएंगे कहाँ ये जिंदगी की बेबसी, ये बेबसी की जिंदगी। तो 2 बूंद पानी में राजस्थान के रेगिस्तान में पानी की विकराल समस्या को उजागर किया। होगी सुहानी कभी शाम जो अब सुहानी नहीं, 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। 1914 में हरियाणा के पानीपत में जन्मे अब्बास साहब ने इसके अलावा जागते रहो, धरती के लाल और 7 हिंदुस्तानी की कहानी भी लिखी। फिल्म आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना जैसी सार्थक फिल्में भी अब्बास साहब की ही देन हैं। अब्बास साहब को फिल्म शहर और सपना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा भी उन्हें कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1 जून 1987 को अब्बास साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। बांग्लादेश को $2 अरब की मदद का ऐलान। 54 नदियों के जल बंटवारे पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया समेत विपक्षी नेताओं से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री। भूमि बिल पर जेपीसी की राय मानेगी सरकार। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विकास से नहीं होगा कोई समझौता। बिहार में चुनावी तालमेल की कोशिशें तेज। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को भेजा बिहार। जेडीयू आरजेडी की आज दिल्ली में बैठक। मुंबई में 22 मंजिला इमारत में आग, 7 लोगों की मौत।
30 से ज्यादा जख्मी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। और सफारोवा को हराकर सेरेना विलियम्स ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। पुरुष एकल का फाइनल आज। जोकोविच वावरिंका के बीच होगा मुकाबला।